नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी चीलें, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी। चील ने फिर से झपट्टा मारा है। ऊपर आकाश में मंडरा रही थी जब सहसा अर्धवृत्त बनाती हुई तेजी से नीचे उतरी और एक ही झपट्टे में मांस के लोथड़ों को पंजों में दबोचकर फिर से वैसा ही अर्धवृत्त बनाती हुई ऊपर चली गई। वह कब्रगाह के ऊंचे मुनारे पर जा बैठी है और अपनी पीली चोंच मांस के लोथड़े में बार बार गाड़ने लगी है। कब्रगाह के इर्द गिर्द दूर तक फैले पार्क में हल्की हल्की धुंध फैली है। वायुमंडल में अनिश्चय सा डोल रहा है। पुरानी कब्रगाह के खंडहर जगह जगह बिखरे पड़े हैं। इस धुंधलके में उसका गोल गुंबद और भी ज्यादा वृहदाकार नजर आता है। यह मकबरा किसका है, मैं जानते हुए भी बार बार भूल जाता हूँ। वातावरण में फैली धुंध के बावजूद इस गुंबद का साया घास के पूरे मैदान को ढके हुए है जहां मैं बैठा हूं, जिससे वायुमंडल में सूनापन और भी ज्यादा बढ़ गया है और मैं और भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगा हूं। चील मुनारे पर से उड़कर फिर से आकाश में मंडराने लगी है। फिर से न जाने किस शिकार पर निकली है। अपनी चोंच नीची किए, अपनी पैनी आंखें धरती पर लगाए फिर से चक्कर काटने लगी है। मुझे लगने लगा है जैसे उसके डैने लंबे होते जा रहे हैं और उसका आकार किसी भयावह जंतु के आकार की भांति फूलता जा रहा है। न जाने वह अपना निशाना बांधती हुई कब उतरे, कहाँ उतरे। उसे देखते हुए मैं त्रस्त सा महसूस करने लगा हूँ। किसी जानकार ने एक बार मुझसे कहा था कि हम आकाश में मंडराती चीलों को तो देख सकते हैं, पर इन्हीं की भांति वायुमंडल में मंडराती उन अदृश्य चीलों को नहीं देख सकते, जो वैसे ही नीचे उतरकर झपट्टा मारती हैं और एक ही झपट्टे में इंसान को लहूलुहान करके या तो वहीं फेंक जाती हैं या उसके जीवन की दिशा मोड़ देती हैं। उसने यह भी कहा था कि जहां चील की आंखें अपने लक्ष्य को देखकर वार करती हैं, वहां वे अदृश्य चीलें अंधी होती हैं और अंधाधुंध हमला करती हैं। उन्हें झपट्टा मारते हम देख नहीं पाते और हमें लगने लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें हम स्वयं कहीं दोषी रहे होंगे। हम जो हर घटना को कारण की कसौटी पर परखते रहे हैं, हम समझने लगते हैं कि अपने सर्वनाश में हम स्वयं कहीं जिम्मेदार रहे होंगे। उसकी बातें सुनते हुए मैं और भी ज्यादा विचलित महसूस करने लगा था। उसने कहा था, जिस दिन मेरी पत्नी का देहांत हुआ, मैं अपने मित्रों के साथ बगल वाले कमरे में बैठा बतिया रहा था। मैं समझे बैठा था कि वह अंदर सो रही है। मैं एक बार उसे बुलाने भी गया था कि आओ बाहर आकर हमारे पास बैठो। मुझे क्या मालूम था कि मुझसे पहले ही कोई अदृश्य जंतु अंदर घुस आया है और उसने मेरी पत्नी को अपनी जकड़ में ले रखा है। हम सारा वक्त इन अदृश्य जंतुओं में घिरे रहते हैं। अरे यह क्या, शोभा शोभा पार्क में आई है। हाँ हाँ, शोभा ही तो है। झाड़ियों के बीचों बीच वह धीरे धीरे एक और बढ़ती आ रही है। वह कब यहाँ आई है और किस ओर से, इसका मुझे पता ही नहीं चला। मेरे अंदर ज्वार सा उठा। मैं बहुत दिन बाद उसे देख रहा था। शोभा दुबली हो गई है, तनिक झुककर चलने लगी है, पर उसकी चाल में अभी भी पहले सी कमनीयता है। वही धीमी चाल, वही बाकापन जिसमें उसके समूचे व्यक्तित्व की छवि झलकती है। धीरे धीरे चलती हुई वह घास का मैदान लांघ रही है। आज भी बालों में लाल रंग का फूल टांके हुए है। शोभा, अब भी तुम्हारे होठों पर वही स्निग्ध सी मुस्कान खेल रही होगी जिसे देखते मैं थकता नहीं था। होठों के कोनों में दबी सिमटी मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो तभी होठों पर खेल सकती है जब तुम्हारे मन में किन्हीं अलौकिक भावनाओं के फूल खिल रहे हों। मन चाहा भाग कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं और पूछूं, शोभा तुम कैसी हो। बीते दिन क्यों कभी लौट कर नहीं आते। पूरा कालखंड न भी आए, एक दिन ही आ जाए, एक घड़ी ही, जब मैं तुम्हें अपने निकट पा सकूं, तुम्हारे समूचे व्यक्तित्व की महक से सराबोर हो सकूं। मैं उठ खड़ा हुआ और उसकी ओर जाने लगा। मैं झाड़ियों पेड़ों के बीच छिप कर आगे बढ़ूंगा ताकि उसकी नजर मुझ पर न पड़े।
मुझे डर था कि यदि उसने मुझे देख लिया तो वह जैसे तैसे कदम बढ़ाती लंबे लंबे डग भरती पार्क से बाहर निकल जाएगी। जीवन की यह विडंबना ही है कि जहां स्त्री से बढ़कर कोई जीव कोमल नहीं होता, वहां स्त्री से बढ़कर कोई जीव निष्ठुर भी नहीं होता। मैं कभी कभी हमारे संबंधों को लेकर क्षुब्ध भी हो उठता हूँ। कई बार तुम्हारी ओर से मेरे आत्मसम्मान को धक्का लग चुका है। हमारे विवाह के कुछ ही समय बाद तुम मुझे इस बात का एहसास कराने लगी थी कि यह विवाह तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हुआ है और तुम्हारी ओर से हमारे आपसी संबंधों में एक प्रकार का ठंडापन आने लगा था। पर मैं उन दिनों तुम पर न्योछावर था, मतवाला बना घूमता था। हमारे बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता और तुम रूठ जाती तो मैं तुम्हें मनाने की भरसक चेष्टा किया करता, तुम्हें हंसाने की। अपने दोनों कान पकड़ लेता, कहो तो दंडवत लेटकर जमीन पर नाक से लकीरें भी खींच दूं, जीभ निकालकर बार बार सिर हिलाऊं और तुम पहले की तरह मुंह फुलाए मेरी ओर देखती रहती। फिर सहसा खिलखिलाकर हंसने लगती, बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे तुम हंसा करती थी और कहती चलो माफ कर दिया। और मैं तुम्हें बाहों में भर लेता था। मैं तुम्हारी टुनटुनाती आवाज सुनते नहीं थकता था। मेरी आंखें तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी खिली पेशानी पर लगी रहती और मैं तुम्हारे मन के भाव पढ़ता रहता। स्त्री पुरुष संबंधों में कुछ भी तो स्पष्ट नहीं होता, कुछ भी तो तर्कसंगत नहीं होता। भावनाओं के संसार के अपने नियम हैं, या शायद कोई भी नियम नहीं। हमारे बीच संबंधों की खाई चौड़ी होती गई, फैलती गई। तुम अक्सर कहने लगी थी मुझे इस शादी में क्या मिला, और मैं जवाब में तुनक कर कहता मैंने कौन से ऐसे अपराध किए हैं कि तुम सारा वक्त मुंह फुलाए रहो और मैं सारा वक्त तुम्हारी दिलजोई करता रहूं। अगर एक साथ रहना तुम्हें फल नहीं रहा था तो पहले ही मुझे छोड़ जाती। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़कर चली गई? तब न तो हर आए दिन तुम्हें उलाहने देने पड़ते और न ही मुझे सुनने पड़ते। अगर गृहस्थी में तुम मेरे साथ घिसटती रही हो तो इसका दोषी मैं नहीं हूं, स्वयं तुम हो। तुम्हारी बेरुखी मुझे सालती रही है, फिर भी अपनी जगह अपने को पीड़ित दुखियारी समझती रहती हो। मन हुआ मैं उसके पीछे न जाऊं, लौट आऊं और बेंच पर बैठकर अपने मन को शांत करूं। कैसी मेरी मनस्थिति बन गई है, अपने को कोसता हूं तो भी व्याकुल, और जो तुम्हें कोसता हूं तो भी व्याकुल। मेरा सांस फूल रहा था, फिर भी मैं तुम्हारी ओर देखता खड़ा रहा। सारा वक्त तुम्हारा मुंह ताकते रहना, सारा वक्त लीपा पोती करते रहना, अपने को हर बात के लिए दोषी ठहराते रहना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। पटरी पर से उतर जाने के बाद हमारा गृहस्थ जीवन घिसटने लगा था। पर जहां शिकवे शिकायत खींच खिंचाव असहिष्णुता नुकीले कंकड़ पत्थरों की तरह हमारी भावनाओं को छीलने काटने लगे थे, वहीं कभी कभी विवाहित जीवन के आरंभिक दिनों जैसी सहज सद्भावना भी हरहराते सागर के बीच किसी झिलमिलाते द्वीप की भांति हमारे जीवन में सुख के कुछ क्षण भी भरते थे। पर कुल मिलाकर हमारे आपसी संबंधों में ठंडापन आ गया था। तुम्हारी मुस्कान अपना जादू खो बैठी थी। तुम्हारी खुली पेशानी कभी कभी संकरी लगने लगी थी और जिस तरह बात सुनते हुए तुम सामने की ओर देखती रहती, लगता तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। नाक नक्श वही थे, अदाएं भी वही थी, पर उनका जादू गायब हो गया था। जब शोभा आंखें मिचमिचाती है, मैं मन ही मन कहता तू बड़ी मूर्ख लगती है। मैंने फिर से नजर उठाकर देखा, शोभा नजर नहीं आई। क्या वह फिर से पेड़ों झाड़ियों के बीच आंखों से ओझल हो गई है? देर तक उस ओर देखते रहने पर भी जब वह नजर नहीं आई तो मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे लगा जैसे वह वहां पर नहीं है। मुझे झटका सा लगा, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा था? क्या शोभा वहां पर थी भी, या मुझे धोखा हुआ है? मैं देर तक आंखें गाड़े उस ओर देखता रहा जिस ओर वह मुझे नजर आई थी। सहसा मुझे फिर से उसकी झलक मिली। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, पहले भी वह आंखों से ओझल होती रही थी। मुझे फिर से रोमांच सा हो आया। हर बार जब वह आंखों से ओझल हो जाती तो मेरे अंदर उठने वाली तरह तरह की भावनाओं के बावजूद पार्क का सूनापन सा उतर आता। पर अब की बार उस पर नजर पड़ते ही मन विचलित सा हो उठा।
शोभा पार्क में से निकल जाती तो? एक आवेग मेरे अंदर से फिर से उठा। उसे मिल पाने के लिए दिल में ऐसी छटपटाहट सी उठी कि सभी शिकवे शिकायत कचरे की भांति उस आवेग में बह से गए। सभी मनमुटाव भूल गए। यह कैसे हुआ कि शोभा फिर से मुझे विवाहित जीवन के पहले दिनों वाली शोभा नजर आने लगी। उसके व्यक्तित्व का सारा आकर्षण फिर से लौट आया था और मेरा दिल फिर से भर भर आया। मन में बार बार यही आवाज उठती, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हें कभी खो नहीं सकता। ये कैसे हुआ कि पहले वाली भावनाएं मेरे अंदर पूरे वेग से फिर से उठने लगी थीं। मैंने फिर से शोभा की ओर कदम बढ़ा दिए। हाँ, एक बार मेरे मन में सवाल जरूर उठा, कहीं मैं फिर से अपने को धोखा तो नहीं दे रहा हूं? क्या मालूम वह फिर से मुझे ठुकरा दे। पर नहीं, मुझे लग रहा था मानो विवाहोपरांत क्लेश और कलह का सारा कालखंड झूठा था, मानो वह कभी था ही नहीं। मैं वर्षों बाद तुम्हें उन्हीं आंखों से देख रहा था जिन आंखों से तुम्हें पहली बार देखा था। मैं फिर से तुम्हें बाहों में भर पाने के लिए आतुर और अधीर हो उठा था। तुम धीरे धीरे झाड़ियों के बीच आगे बढ़ती जा रही थी। तुम पहले की तुलना में दुबला गई थी और मुझे बड़ी निरीह और अकेली सी लग रही थी। अब की बार तुम पर नजर पड़ते ही मेरे मन का सारा क्षोभ बालू की भीत की भांति भुरभुरा कर गिर गया था। तुम इतनी दुबली, इतनी निसहाय सी लग रही थी कि मैं बेचैन हो उठा और अपने को धिक्कारने लगा। तुम्हारी सुनक सी काया कभी एक झाड़ी के पीछे तो कभी दूसरी झाड़ी के पीछे छिप जाती। आज भी तुम बालों में लाल रंग का फूल टांकना नहीं भूली थी। स्त्रियां मन से क्षुब्ध और बेचैन रहते हुए भी बन संवर कर रहना नहीं भूलती। स्त्री मन से व्याकुल भी होगी तो भी साफ सुथरे कपड़े पहने, संवरे संभले बाल नक्शिक से दुरुस्त होकर बाहर निकलेगी, जबकि पुरुष भाग्य का एक ही थपेड़ा खाने पर फूहड़ हो जाता है। बाल उलझे हुए, मुंह पर बढ़ती दाढ़ी, कपड़े मुचड़े हुए और आंखों में वीरानी लिए भिखमंगों की तरह घर से बाहर निकलेगा। जिन दिनों हमारे बीच मन मुटाव होता और तुम अपने भाग्य को कोसती हुई घर से बाहर निकल जाती थी, तब भी ढंग के कपड़े पहनना और चुस्त दुरुस्त बनकर जाना नहीं भूलती थी। ऐसे दिनों में भी तुम बाहर आंगन में लगे गुलाब के पौधे में से छोटा सा लाल फूल बालों में टांकना नहीं भूलती थी, जबकि मैं दिन भर हांफता किसी जानवर की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर काटता रहता था। तुम्हारी शॉल तुम्हारे दाएं कंधे पर से खिसक गई थी और उसका सिरा जमीन पर तुम्हारे पीछे घिसटने लगा था, पर तुम्हें इसका भास नहीं हुआ क्योंकि तुम पहले की ही भांति धीरे धीरे चलती जा रही थी, कंधे तनिक आगे को झुके हुए। कंधे पर से शॉल खिसक जाने से तुम्हारी सुडौल गर्दन और अधिक स्पष्ट नजर आने लगी थी। क्या मालूम तुम किन विचारों में खोई चली जा रही हो। क्या मालूम हमारे बारे में, हमारे संबंध विच्छेद के बारे में ही सोच रही हो। कौन जाने किसी अंतः प्रेरणावश मुझे ही पार्क में मिल जाने की आशा लेकर तुम यहाँ चली आई हो। कौन जाने तुम्हारे दिल में भी ऐसी ही कसक, ऐसी ही छटपटाहट उठी हो जैसी मेरे दिल में। क्या मालूम भाग्य हम दोनों पर मेहरबान हो गया हो, और नहीं तो मैं तुम्हारी आवाज तो सुन पाऊंगा, तुम्हें आंख भर देख तो पाऊंगा। अगर मैं इतना बेचैन हूं तो तुम भी तो निपट अकेली हो और न जाने कहां भटक रही हो। आखिरी बार संबंध विच्छेद से पहले तुम एक टक मेरी ओर देखती रही थी। तब तुम्हारी आंखें मुझे बड़ी बड़ी सी लगी थी, पर मैं उनका भाव नहीं समझ पाया था। तुम क्यों मेरी ओर देख रही थी और क्या सोच रही थी? क्यों नहीं तुमने मुंह से कुछ भी कहा? मुझे लगा था तुम्हारी सभी शिकायतें सिमटकर तुम्हारी आंखों के भाव में आ गई थी। तुम मुझे निस्पंद मूर्ति जैसी लगी थी और उस शाम मानो तुमने मुझे छोड़ जाने का फैसला कर लिया था। मैं नियमानुसार शाम को घूमने चला गया था। दिल और दिमाग पर भले ही कितना ही बोझ हो, मैं अपना नियम नहीं तोड़ता। लगभग 1.5 घंटे के बाद जब मैं घर वापस लौटा तो ड्योढ़ी में कदम रखते ही मुझे अपना घर सूना सूना लगा था और अंदर जाने पर पता चलता कि तुम जा चुकी हो।
तभी मुझे तुम्हारी वह एकटक नजर याद आई थी, मेरी ओर देखती हुई। तुम्हें घर में ना पाकर पहले तो मेरे आत्मसम्मान को धक्का सा लगा था कि तुम जाने से पहले ना जाने क्या सोचती रही हो, अपने मन की बात मुंह तक नहीं लाई। पर शीघ्र ही उस वीराने घर में बैठा मैं मानो अपना सिर धुलने लगा था, घर भाएं भाएं करने लगा था। अब तुम धीरे धीरे घास के मैदान को छोड़कर चौड़ी पगडंडी पर आ गई थी, जो मकबरे की प्रदक्षिणा करती हुई सी पार्क के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले रास्ते से जा मिलती है। शीघ्र ही तुम चलती हुई पार्क के फाटक तक जा पहुंचोगी और आंखों से ओझल हो जाओगी। तुम मकबरे का कोना काट कर उस चौकोर मैदान की ओर जाने लगी हो, जहां बहुत से बेंच रखे रहते हैं और बड़ी उम्र के थके हारे लोग सुस्ताने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद तुम फिर से ठिठकी थी। मोड़ आ गया था और मोड़ काटने से पहले तुमने मुड़ कर देखा था। क्या तुम मेरी ओर देख रही हो? क्या तुम्हें इस बात की आहट मिल गई है कि मैं पार्क में पहुंचा हुआ हूं और धीरे धीरे तुम्हारे पीछे चला आ रहा हूं? क्या सचमुच इसी कारण ठिठक कर खड़ी हो गई हो, इस अपेक्षा से कि मैं भागकर तुमसे जा मिलूंगा? क्या ये मेरा भ्रम ही है, या तुम्हारा स्त्री सुलभ संकोच कि तुम चाहते हुए भी मेरी ओर कदम नहीं बढ़ाओगी? पर कुछ क्षण तक ठिठके रहने के बाद तुम फिर से पार्क के फाटक की ओर बढ़ने लगी थी। मैंने तुम्हारी ओर कदम बढ़ा दिए। मुझे लगा जैसे मेरे पास गिने चुने कुछ ही क्षण रह गए हैं जब मैं तुमसे मिल सकता हूं। अब नहीं मिल पाया तो कभी नहीं मिल पाऊंगा, और न जाने क्यों यह सोचकर मेरा गला रुंधने लगा था। पर मैं अभी भी कुछ ही कदम आगे की ओर बढ़ा पाया था कि जमीन पर किसी भागते साये ने मेरा रास्ता काट दिया। लंबा चौड़ा साया तैरता हुआ सा मेरे रास्ते को काट कर निकल गया था। मैंने नजर ऊपर उठाई और मेरा दिल बैठ गया। चील हमारे सिर के ऊपर मंडराए जा रही थी। क्या यह चील ही है? पर उसके डैने कितने बड़े हैं, और पीली चोंच लंबी आगे को मुड़ी हुई, और उसकी छोटी छोटी पैनी आंखों में भयावह सी चमक है। चील आकाश में हमारे ऊपर चक्कर काटने लगी थी और उसका साया बार बार मेरा रास्ता काट रहा था। हाय, यह कहीं तुम पर न झपट पड़े। मैं बदहवास सा तुम्हारी ओर दौड़ने लगा। मन चाहा चिल्लाकर तुम्हें सावधान कर दूं, पर डैने फैलाए चील को मंडराता देखकर मैं इतना त्रस्त हो उठा था कि मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। मेरा गला सूख रहा था और पांव बोझिल हो रहे थे। मैं जल्दी तुम तक पहुंचना चाहता था। मुझे लगा जैसे मैं साये को लांघ ही नहीं पा रहा हूं। चील जरूर नीचे आने लगी होगी, जो उसका साया इतना फैलता जा रहा है कि मैं उसे लांघ ही नहीं सकता। मेरे मस्तिष्क में एक ही वाक्य बार बार घूम रहा था कि तुम्हें उस मंडराती चील के बारे में सावधान कर दूं और तुमसे कहूं कि जितनी जल्दी पार्क में से निकल सकती हो निकल जाओ। मेरी सांस धौंकने की तरह चलने लगी थी और मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट पा रहा था। बाहर जाने वाले फाटक से थोड़ा हटकर दाएं हाथ एक ऊंचा सा मुनारा है, जिस पर कभी मकबरे की रखवाली करने वाला पहरेदार खड़ा रहता होगा। अब वह मुनार भी टूटी फूटी हालत में है। जिस समय मैं साये को लांघ पाने की भरसक चेष्टा कर रहा था, उस समय मुझे लगा था जैसे तुम चलती हुई उस मुनार के पीछे जा पहुंची हो। क्षण भर के लिए मैं आश्वस्त सा हो गया। तुम्हें अपने सिर के ऊपर मंडराते खतरे का आभास हो गया होगा। न भी हुआ हो तो भी तुमने बाहर निकलने का जो रास्ता अपनाया था वह अधिक सुरक्षित था। मैं थक गया था। मेरी सांस बुरी तरह से फूली हुई थी। लाचार मैं उसी मुनारे के निकट एक पत्थर पर हांफता हुआ बैठ गया। कुछ भी तो मेरे बस में नहीं रह गया था, पर मैं सोच रहा था कि ज्यों ही तुम मुनारे के पीछे से निकलकर सामने आओगी, मैं चिल्लाकर तुम्हें पार्क में से निकल भागने का आग्रह करूंगा। चील अब भी सिर पर मंडराई जा रही थी। तभी मुझे लगा कि तुम मुनारे के पीछे से बाहर आई हो। हवा के झोंके से तुम्हारी साड़ी का पल्लू और हवा में अटखेली सी करती हुई तुम सीधा फाटक की ओर बढ़ने लगी हो। शोभा! मैं चिल्लाया, पर तुम बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लगभग फाटक के पास पहुंच चुकी थी। तुम्हारी साड़ी का पल्लू अभी भी हवा में फरफरा रहा था।
बालों में लाल फूल बड़ा खिला खिला लग रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ और जैसे तैसे कदम बढ़ाता हुआ तुम्हारी ओर जाने लगा। मैं तुमसे कहना चाहता था, अच्छा हुआ जो तुम चील के पंजों से बचकर निकल गई हो शोभा। फाटक के पास तुम रुकी थी और मुझे लगा था जैसे मेरी ओर देखकर मुस्कुराई हो, और फिर पीठ मोड़ ली थी और आंखों से ओझल हो गई थी। मैं भागता हुआ फाटक के पास पहुंचा था। फाटक के पास मैदान में हल्की हल्की धूल उड़ रही थी और पार्क में आने वाले लोगों के लिए चौड़ा खुला रास्ता भाएं भाएं कर रहा था। तुम पार्क में से सही सलामत निकल गई हो, यह सोचकर मैं आश्वस्त सा महसूस करने लगा था। मैंने नजरें उठाकर ऊपर की ओर देखा। चील वहां पर नहीं थी। चील जा चुकी थी। आसमान साफ था और हल्की हल्की धुंध के बावजूद उसकी नीलिमा जैसे लौट आई थी। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।